जय हिंद दोस्तों। प्रयाग एकेडमी के इस प्रयाग एग्जाम यात्रा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे और एक नए तरीके से अपने इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि सबको जानकारी होगी, आज अभी तक का मैं कहूँ इस मौसम का, इस वर्ष का सबसे ठंडा दिन था आज का। सबसे ज़्यादा ठंडी भी है, सभी लोग ठंडी से बच कर रहिए, क्योंकि ठंडी से बीमार मत पड़िए, क्योंकि बीमारी भी हमारे लिए पढ़ाई में घातक साबित हो सकती है, हमारे लिए हानि का कारण बन सकती है। इसलिए ठंडी से बचना भी हमारा पहला काम है। तो पहला तो काम है हम स्वस्थ रहें, और दूसरा काम है स्वच्छता के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी सफलता के लिए, अपने लक्ष्य के लिए कार्य करें। तो आपका लक्ष्य है यूपी पुलिस, वही लक्ष्य हमारा भी है इस धुरंधर बैच के साथ। किस बैच के साथ? धुरंधर बैच। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, हमारा यूपी पुलिस के लिए हमने बैच लॉन्च किया है, धुरंधर बैच। उस धुरंधर बैच के आगे बढ़ाते हुए और आज हम आपकी पहली क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैथ की लेकर आया हूँ, है ना। मैंने पिछली क्लास में आपको मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, विशेष कुछ जानकारी नहीं दी थी, लेकिन आज की क्लास जरूर आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो जैसा कि सबको बताया गया था, धुरंधर बैच में एकदम समय के अनुसार कंटिन्यू रह करके सारे क्लासेस आपकी डाली जाएंगी और आपका कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा, ताकि आप घर बैठे भी इन सब चीज़ों का लाभ ले सकें। तो आज हम उसी को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं बस उसी अपने शब्दों के साथ कि हो रहा आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो करते हैं जारी आज संघर्ष। तो ये रहा आपके सामने धुरंधर बैच। और धुरंधर बैच में हमने अभी देखा था, आपको याद होगा मेरे ख्याल से, मैंने आपको पिछली क्लास में सिलेबस बताया था, सिलेबस पर चर्चा की थी। सिलेबस पर चर्चा ऐसी की थी कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं आपके यूपी पुलिस में। मैथ में जैसे कह दूँ, मैथ में आने वाला है आपका क्या, पूरा अर्थमेटिक। तो मैंने कल बताया था, अर्थमेटिक पूरा आने वाला है। अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट आना, कुछ भी नहीं शेष रह जाएगा अर्थमेटिक में, यानी कोई भी टॉपिक शेष नहीं है। और आपके पास दूसरा पार्ट होता है एडवांस का। एडवांस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, एडवांस में भी आपको बताया था। एडवांस में केवल 2-3 टॉपिक ही आने, कौन कौन से? एक जैसे मैं कह दूं आपसे मेंसुरेशन में क्या क्या चीज़ें? मेंसुरेशन में है आपका, जैसे मैं कह दूं 2D और 3D दोनों आने हैं, 2D 3D दोनों आने हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट है इसी का DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसे उसने हिंदी में लिखा है सारणी और ग्राफ। तो 2 पार्ट आपके आने हैं एडवांस के, बाकी से सभी पार्ट किसके हैं? आपके अर्थमेटिक के हैं। तो हम सबसे पहले, जैसा कि पहले भी शुरू करते थे, हमारा अर्थमेटिक थोड़ा सा आसान होता है और एडवांस थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए हम पहले शुरुआत आसान से करेंगे और अंत कठिन तक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शून्य स्तर से, बिल्कुल बेसिक स्तर से। सबसे पहले आपका अर्थमेटिक में भी मैंने आपको कहा था कई पार्ट हैं आपके अर्थमेटिक को में ही 2-3-4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2-3-4 पार्ट? जैसे मैं 2-3-4 पार्टों की अगर बात करूं तो एक पार्ट है आपके पास क्या, जैसे कोई लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। किससे स्टार्ट करते हैं? नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, है ना। कोई स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से, और कोई स्टार्ट करते हैं किससे? परसेंटेज से। और कोई स्टार्ट करते हैं किससे? कार्य समय से, यानी वर्क टाइम से। तो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं नंबर सिस्टम से। मैं इस बैच में नंबर सिस्टम से आपकी शुरुआत करने वाला हूं, क्योंकि नंबर सिस्टम इसलिए करने वाला हूं कि परसेंटेज से भी कर सकता था, लेकिन नंबर सिस्टम से करने का सिर्फ एक बड़ा कारण है कि हमारे पास सभी प्रकार की पहले संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें बिल्कुल बेसिक स्तर से ये मान लीजिए कि बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। यदि आपका ना एक भी बार कहीं भी पढ़ाई नहीं की है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये समझिए कि आप पहली बार अगर यूपी पुलिस की तैयारी करने आए हैं और पहली बार आप कंपटीशन में आए हैं, तो भी आपको बिल्कुल भी समस्या होने वाली नहीं है। बिल्कुल आपको एकदम यानी क्या कहेंगे, एक्यूरेट, एकदम बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ समझ में आए, कुछ भी समस्या नहीं होगी। बस आप वीडियो देखते रहिए, अंत तक जुड़े रहिए। निश्चित रूप में अंत तक जुड़ते यदि आप खुद ना कहें कि मैं यूपी पुलिस में सिलेक्शन ले लूँगा, तो ये हमारी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम। तो सबसे पहले हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? नंबर सिस्टम। तो देखिए, नंबर सिस्टम की अगर बात करूं मैं, तो ये जो नंबर सिस्टम है ये क्या कहलाता है?
है ना, सबसे पहला पार्ट है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे हम पार्ट कौन कौन से पढ़ेंगे, उनकी बात करेंगे। नंबर सिस्टम यदि हम पढ़ेंगे ना, जैसे हम शुरुआत करेंगे कौन सा टॉपिक अपना, नंबर सिस्टम, इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। इसी में पढ़ेंगे हम स्क्वायर एंड क्यूब, इसी में पढ़ेंगे हम डेसिमल फ्रैक्शन, है ना, डेसिमल फ्रैक्शन। इस प्रकार से इसी में पढ़ेंगे हम क्या, सिंप्लीफिकेशन। इसी में पढ़ेंगे हम आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस। यानी सारे पार्ट ये नंबर सिस्टम का एक हिस्सा है। ये सभी पार्ट कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, इसके बाद हम दूसरे पार्ट की तरफ अपना कदम रखेंगे। तो आज हम नंबर सिस्टम के सबसे पहले शुरुआत में क्या देखने वाले हैं, देखिए जरा सा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या, आज हम नंबर सिस्टम, इसको हम हिंदी में कहते हैं, आप देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, देखें, संख्या पद्धति। इसे हम हिंदी में कहते हैं क्या, संख्या पद्धति। इसे हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। यानी संख्या पद्धति को भैया, संख्या पद्धति कहलाती क्या, देखिए मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको एकदम उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, इसके बाद हम उसके बारे में उसके आगे जाएंगे। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति का डिटेल पढ़ते हैं क्या है। संख्या पद्धति का डिटेल दोस्तों ये है कि संख्या पद्धति मतलब संख्याओं की एक प्रणाली जिसमें सभी प्रकार की संख्याओं को रखा गया है। यानी संख्याओं को व्यक्त करने का तरीका, ऐसा कह सकते हैं, संख्याओं को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, है ना, ये सब सारी चीज़ें किसमें आती हैं, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। तो संख्याओं को व्यक्त करने के तरीके बहुत से होते हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, है ना। जैसे संख्याओं को व्यक्त करने का तरीका उन्हीं में होता है क्या क्या, जैसे मैं कह दूं, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा दशमलव पद्धति। एक क्या है, दशमलव पद्धति। आप लोगों ने इसका नाम तो मेरे ख्याल सुना होगा खूब अच्छे तरीके से, यदि सुना हो तो कमेंट में यस जरूर करिएगा कि सुना है सर। तो चलिए, एक होती है दशमलव पद्धति। ये दशमलव पद्धति क्या है, अगर दशमलव पद्धति का नाम सुना होगा तो हो सकता है यदि जिसने पढ़ा नहीं होगा ना, तो उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। भैया दशमलव पद्धति सोचते हैं दशमलव पद्धति कोई नई प्रणाली है, अरे भैया नहीं, नई प्रणाली है, वही है जो हम पढ़ते हैं। दशमलव पद्धति किसे कहते हैं, दशमलव पद्धति भी संख्याओं को, दशमलव प्रणाली भी संख्याओं को व्यक्त करने की एक प्रणाली है जिसमें सभी संख्याओं को व्यक्त किया जाता है, पता है। तो संख्याओं को व्यक्त कैसे करते हैं, जैसे मैं कहता हूं संख्याओं को व्यक्त ऐसे करते हैं, जैसे पूरी संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अर्थात यदि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या को इन अंकों द्वारा व्यक्त किया जाए, कितने अंकों द्वारा, इन अंकों द्वारा व्यक्त किया जाए यदि किसी संख्या को, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम। क्या कहते हैं उसे, डेसिमल सिस्टम। यानी ये भी संख्याओं को व्यक्त करने की एक प्रणाली है। यानी इस प्रकार से यदि संख्याओं को व्यक्त करते, जैसे मैंने कह दिया ना, ये 582, बताइए भैया ये किस प्रणाली में है, ये भैया डेसिमल सिस्टम में है, आपका दशमलव प्रणाली में है। क्यों, क्योंकि ये इन 10 अंकों द्वारा मिलकर के बनाया गया है, इसलिए इसे कहते हैं क्या, दशमलव प्रणाली। यानी कोई भी संख्या यदि इन 10 अंकों से मिलकर बनी होती है तो मेरे दोस्तों उसे क्या कहते हैं, डेसिमल सिस्टम कहते हैं या दशमलव प्रणाली कहते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। जो अभी तक सुने भर थे, जिसके बारे में जानकारी पता नहीं थी, तो जानकारी मालूम होगी। डेसिमल सिस्टम क्या है, डेसिमल सिस्टम क्या है, यानी यदि कोई संख्या इन 10 अंकों द्वारा मिलकर बनाई जाती है, लिखी होती है या रखी जाती है, तब उस संख्या को हम किस में कहते हैं, यह संख्या डेसिमल सिस्टम में लिखी गई है। कभी कभी अगर देखा हो तो इसके यहाँ ऐसा लिखा होता है 582 और यहाँ लिख दिया जाता है 10, ऐसे लिखा हो 10। पता है इसका मतलब क्या होता है, कुछ लोग सोच बैठते हैं ये भैया 10 की घात ऊपर लगी होनी चाहिए, नीचे लगा दी गलती से। नहीं मेरे दोस्तों, ये 10 का 10 ये डिनोट करता है कि ये जो संख्या है ये डेसिमल सिस्टम में लिखी गई है, 10 अंकों द्वारा मिलकर बनाई गई है। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, डेसिमल सिस्टम। तो ये भी संख्याओं को व्यक्त करने की एक प्रणाली है। अगर मैं दूसरी बात करूं, एक दूसरी भी संख्याओं को व्यक्त करने की अन्य प्रणालियां हैं। एक आप लोगों ने पढ़ी होगी रोमन पद्धति, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, शायद मेरे ख्याल से आपने पढ़ी होगी। एक क्या होती है, रोमन पद्धति। मेरे दोस्तों ये रोमन पद्धति क्या है, रोमन पद्धति, ये देखिए डेसिमल सिस्टम में हम जो संख्याएं पढ़ने वाले हैं वो तो सारी संख्या इन्हीं में पढ़ते हैं, लेकिन ये रोमन पद्धति आपके यहाँ विदेशियों तरफ है ना, ये जो प्रणाली पढ़ाई जाती है, यानी ये भी संख्याओं को ही व्यक्त करती है।
इसमें भी संख्याएं ही गिनी जाती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौन कौन सी? जैसे ये देखा होगा आपने, ये लिखा होता है 1, ये लिखा होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 और ये क्या होता है 10। ये जो संख्याएं व्यक्त की, ये पूरी संख्याएं किस में होती हैं? इन्हें मेरे दोस्तों किस में कहते हैं? रोमन पद्धति। इसे कहते हैं मेरे दोस्तों, किस में कहते हैं? रोमन पद्धति, या तो इसे कहते हैं रोमन प्रणाली या रोमन सिस्टम। इन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? रोमन सिस्टम। तो ये भी एक व्यक्त करने की प्रणाली है। ऐसी बहुत सी प्रणालियां होती हैं, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए क्या महत्वपूर्ण है, हम केवल उसकी बात करेंगे। तो हमारे पास संख्याओं को व्यक्त करने की हमें कौन सी बात करनी है? अभी एक और होती है बाइनरी सिस्टम, एक आपने इंटरनेशनल सिस्टम, आपने भारतीय पद्धति, हिंदू अरेबिक पद्धति, कई सारी पद्धतियां हैं, लेकिन उन सब चीज़ों की चर्चा नहीं करनी है। यदि इन सब चीज़ों की चर्चा करनी है तो जरूर हमारे एक फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिएगा आप, और फाउंडेशन बैच में विधिवत रूप से डिटेल से चर्चा ऐसी करेंगे जो कभी नहीं आपको भूलेगी, और जितनी आप कहेंगे उतना डिटेल से उतनी गहराई तक भी जाएंगे। तो ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं क्या? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्या है? संख्या को व्यक्त करने की, संख्याओं को डिनोट करने की, संख्याओं को रखने की एक प्रणाली है, जिससे हम कहते हैं क्या? दशमलव पद्धति। इसी में हम सभी चीजें क्या हैं? पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये दशमलव पद्धति। इन दशमलव पद्धति में कितने अंक होते हैं? 10 अंक। कौन कौन से? ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अर्थात 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं मेरे दोस्तों? 10 अंक होते हैं। कोई भी संख्या, यानी क्या कहेंगे, कोई भी संख्या इन 10 अंकों द्वारा बनाई जाती है। कितने अंकों द्वारा बनाई जाती है? इन 10 अंकों द्वारा। मान लिया अगर 4 लिख दिया तो ये भी संख्या है, 45 लिख दिया तो भी संख्या है, 463 लिख दिया तो भी क्या है? संख्या है। लेकिन ये कितने अंकों द्वारा बनाई गई है? ये 1 अंक द्वारा बनाई गई है, ये 2 अंकों द्वारा, ये 3 अंकों द्वारा। 3 अंकों की संख्या है, लेकिन बनाई कहां से है? इन 10 अंकों में से कोई ना कोई अंक लेकर ही बनाई गई है। इसलिए इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? इसे कहते हैं क्या? दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है? तो संख्या क्या है? अर्थात इन अंकों द्वारा मिलकर के 2 या 2 से अधिक अंक मिलकर के क्या बनाते हैं? एक संख्या। अकेला अंक वो भी संख्या कहलाती है, 2 अंक है तो भी संख्या, 3 अंक है तो भी क्या कहलाती है? संख्या। लेकिन मेरे दोस्तों अंक कितने होते हैं? अंक कितने होते हैं? 10 ही होते हैं, है ना, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल सिस्टम। ठीक, तो मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं संख्या समझ में आ गई, अंक समझ में आ गए। अंक क्या हैं? क्योंकि पूरी मैथ जो पढ़ने वाले हैं इस पूरे डेसिमल सिस्टम में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास संख्या और अंक। सबसे पहले बात करेंगे संख्या और अंक के बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्या? संख्या कितने प्रकार की होती हैं। सबको उम्मीद करते मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आपके पास पहुंच रही होगी। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे संख्याएं, तो आप लोगों ने पढ़ी होगी मेरे ख्याल से बहुत प्रकार की। कौन कौन सी? जैसे आपने पढ़ा हो, कभी कोई प्राकृतिक संख्या पढ़ी होगी, कोई पूर्ण संख्या पढ़ी होगी, कोई सम संख्या पढ़ी होगी, कोई विषम संख्या, कोई परिमेय संख्या, कोई अपरिमेय संख्या, कोई भाज्य, कोई अभाज्य, बहुत सारी प्रकार की संख्याएं पढ़ी हैं, है ना। लेकिन अगर कहे आपसे तो इतनी सारी संख्याएं गिन के बताएंगे क्या इतने प्रकार की होती हैं? नहीं, इतने प्रकार की नहीं बताएंगे। आपसे प्रश्न क्या पूछता पता है? क्वेश्चन पूछता है मुख्य रूप से संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। क्या पूछता है? मुख्य रूप से संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। जब मुख्य रूप से संख्याओं की अगर बात करें कितने प्रकार की होती हैं, तो मेरे दोस्तों केवल 2 प्रकार की होती हैं। पहली संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। इसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और दूसरी संख्या क्या कहलाती है? दूसरी संख्या आपके पास होती है क्या? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या यानी एक संख्या है आपके पास कैसी? वास्तविक, और दूसरी संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या क्या है, इनकी डिटेल से थोड़ा चर्चा करें।
मेरे दोस्तों वास्तविक संख्या में अगर अपने रियल नंबर, इसे इंग्लिश में कहते हैं, इसे कहते हैं रियल नंबर, और इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, इमेजिनरी नंबर। इसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी, है ना। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दो ही प्रकार की संख्याएं होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मुख्य रूप से कितने प्रकार की संख्याएं, तो कितने प्रकार की, दो प्रकार की। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या कहेंगे यदि कोई संख्या वास्तविक रूप में है, प्रत्यक्ष है, दिख रही है, उसका मान फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं, कहीं भी जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हैं, उससे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, उसे कहते हैं हम वास्तविक संख्या। लेकिन जिसका मान केवल कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र मतलब जिसका मान हो सकता है लेकिन पता नहीं कितना, संभावनाएं हैं कि हो सकता है कहीं कोई मान आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेकिन रियल में नहीं है, कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं है ना, तो उसे हम क्या कहें, काल्पनिक संख्या। स्पष्ट दिख रहा है, जिस केवल इमेजिन की जाए, जिस केवल कल्पना मात्र की जाए, उसे कहते हैं काल्पनिक, और जो रियल में प्रत्यक्ष है उसे कहते हैं वास्तविक। क्लियर है? एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कभी क्वेश्चन पूछे क्या कुछ वास्तविक संख्या काल्पनिक होती हैं, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों। क्या कहेंगे, कोई भी काल्पनिक संख्या क्या करती है, कोई भी काल्पनिक वास्तविक नहीं होती। क्या नहीं होती? कोई भी काल्पनिक वास्तविक नहीं होती, और ना ही कोई वास्तविक क्या होती, काल्पनिक होती। क्लियर हो गया ना? कोई भी वास्तविक काल्पनिक नहीं होती, और ना ही कोई काल्पनिक वास्तविक होती। ठीक है, तो देखें क्या, जब कोई भी, यानी क्या कहेंगे, अगर कह दे कोई वास्तविक काल्पनिक होती है, नहीं। कोई काल्पनिक वास्तविक होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इनकी चर्चाएं क्या है। देखिए वास्तविक संख्याएं, तो काल्पनिक क्या है और वास्तविक क्या है, संख्याओं में थोड़ा डिफरेंट, यानी अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से, मैं थोड़ा अगली स्लाइड में देखता हूं। ये देखें, ये है आपके पास, क्या मैं एक तो डालूं, क्या है ये, काल्पनिक संख्या, ये क्या है, काल्पनिक, और ये क्या है आपकी वास्तविक। ये है काल्पनिक और ये क्या है वास्तविक, दो चीजें हैं। काल्पनिक भैया इसे हम डिनोट करते हैं किससे, आई से। किससे डिनोट करते हैं, आई से। इसको हम कहते हैं क्या, आयोटा। इसे हम क्या नाम देते हैं, आयोटा। और आई की वैल्यू क्या होती है, √-1। सबसे पहले हम काल्पनिक की बात करेंगे, काल्पनिक संख्याएं पढ़ेंगे, और काल्पनिक संख्याओं के अलावा शेष जितनी भी संख्याएं पढ़ेंगे वो सब हमारी क्या होंगी, वो सब हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, देखते हैं। जैसे आई की वैल्यू क्या होती है, √-1। अगर मैं कहूं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। यदि मैं I⁻³ की बात करूं तो कितनी होती है, -√-1। और I⁻4 की वैल्यू क्या होती है, +1। क्या होती है मेरे दोस्तों, +1। यानी क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या क्या है, जिसकी केवल कल्पना मात्र की जाए। इनकी पहचान कैसे करेंगे भैया, कौन सी काल्पनिक है कौन सी वास्तविक है। बिल्कुल पहचान बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है पहचान में। इसके पता है क्यों, क्योंकि पहचान आपके पास, यदि कोई मैंने कह दिया रूट के अंदर कोई संख्या लिखी है, क्या लिखी हुई है, रूट के अंदर संख्या। जैसे मैंने रूट के अंदर लिख दिया -5। अब रूट के अंदर माइनस लगा है, इस माइनस को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए संख्या क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों, काल्पनिक कहलाएगी। क्या कहेंगे इसे, काल्पनिक संख्या। यदि कोई संख्या रूट के अंदर है और उसमें माइनस लगा है तो संख्या क्या कहलाएगी, काल्पनिक। जैसे मैं कह दूं, अब आपको भ्रम होगा, ये √-4 ये संख्या, आप लोग सोच रहे होंगे ये संख्या वास्तविक है, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, ये वास्तविक नहीं है, ये भी क्या है, काल्पनिक ही है। यानी कितना आएगा, आप सोच रहे होंगे इसका मान तो -2 प्राप्त हो जाएगा। मेरे दोस्तों नहीं प्राप्त होगा, इसका मान -2 नहीं आएगा। इसका मान यदि -2 आएगा, इसका मतलब है इसका वर्गमूल किया -2। इसका मतलब आप लोग यही सोच रहे होंगे, √-4 का वर्गमूल आपने किया, कितना आ गया, -2। यदि रूट का इसका वर्गमूल -2 है तो इसका स्क्वायर -4 के बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं है स्क्वायर। क्यों, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा ना। देखिए अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, +4 आएगा। इसका मतलब इसका वर्गमूल -2 संभव नहीं है। जब -2 संभव नहीं है तो इसका मतलब इसको केवल सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है तो संख्या क्या है, काल्पनिक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा काल्पनिक संख्या क्या है। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया, ये लिखा है √-8, ये भी संख्या कैसी है, काल्पनिक। एक तो आपका अपवाद आता है, जैसे मैंने कहते कर्णिघात 3 √-5। अब ये संख्या बताइए काल्पनिक है कि वास्तविक है,
थोड़ा सा ये अपवाद है ना। लोगों को लगता है ये काल्पनिक है, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, ये क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है। ये क्या है, वास्तविक संख्या है, ये काल्पनिक संख्या नहीं है। तो क्या कहेंगे, क्यों वास्तविक है, क्योंकि इसकी करनी घात कितनी है, 3, और इसके अंदर लिखी संख्या के कितने कितने के जोड़े बनेंगे, 3 3 के, अर्थात माइनस के 3 जोड़े संभव हैं, इसलिए संख्या क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अर्थात मैंने क्या देखा, अगर एक बात और कर दूं, जैसे मैंने कह दिया रूट करनी घात 4 रूट माइनस का 5। अब ये संख्या कैसी मेरे दोस्तों, आप सोचेंगे ये भी कैसी है, वास्तविक है, नहीं, ये काल्पनिक है। ये क्या है, आपकी काल्पनिक है। तो क्या कहेंगे, यानी अब अंतर कैसे स्पष्ट करें, यहां तो कोई काल्पनिक हो जाती है, कोई वास्तविक हो जाती है, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है, क्या है, ये कोई काल्पनिक कोई वास्तविक नहीं हो जाती। जो यहां पर यदि करनी घात हमने एक देख लिया, यदि करनी घात क्या है, एक और देख लें, क्या, अगर करनी घात इसकी देखेंगे, यदि क्या कहेंगे, यदि करनी के अंदर लिखी हुई संख्या ऋणात्मक है, करनी के अंदर लिखी हुई संख्या, यदि करनी के अंदर लिखी हुई संख्या कैसी है, लिखी हुई संख्या ऋणात्मक है, यदि करनी के अंदर लिखी हुई संख्या क्या है, ऋणात्मक है, और उसकी करनी घात क्या भैया मेरे दोस्तों, यदि उसकी करनी घात कैसी है, सम है, तब वह संख्या क्या होगी, तब वह संख्या क्या होगी, काल्पनिक होगी। तब वह संख्या मेरे दोस्तों क्या होगी, काल्पनिक होगी। ठीक है, शेष सभी संख्याएं क्या होंगी, शेष सभी संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक, शेष सभी संख्याएं वास्तविक होंगी, शेष सभी संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक होंगी। क्लियर है, ये आप नोट जरूर नोट कर लीजिएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्या कहेंगे, यदि करनी के अंदर लिखी हुई संख्या ऋणात्मक है और उसकी करनी घात कैसी है, और उसकी करनी घात सम है, तो वह संख्या काल्पनिक होगी। इसके अलावा यदि कुछ मिल जाए तो सभी संख्याएं क्या होंगी मेरे दोस्तों, यदि ये कंडीशन पूरी ना करे तो वास्तविक होंगे। उम्मीद करते हैं चीजें अच्छे से एकदम समझ में आ गई होगी। ये काल्पनिक संख्या क्या है। अभी मैं कल आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा, और आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं उनकी भी हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, पहचान करने के लिए कौन सी संख्या काल्पनिक है और कौन सी संख्या क्या है, वास्तविक है। तो आप क्या कर सकते हैं इस प्रकार से। अब यदि किसी भी प्रकार की किसी को समस्या है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। तो आज की क्लास मैं सोच रहा था आज फर्स्ट डे है, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं, धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, शुरुआत अच्छी हो और एकदम शानदार हो, इसके लिए हम आज की क्लास केवल इतनी ही रखते हैं। इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे आपसे नई ऊर्जा, नई उम्मीद, नई तैयारी के साथ, और देंगे अपनी तैयारी को नई दिशा, नई उड़ान। बस अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको चाहे ठंडी लगे, माना कि ठंडी है, ये मैं भी मानता हूँ, मैं भी देखिए कैप लगाए हूँ, जैकेट पहनूँ, ठंडी है, लेकिन ठंडी के बाद जो मेहनत करेगा, ये ठंडी गर्मी सह करके जो आगे बढ़ेगा, वही वीर पुरुष बनेगा और वही वीरत्व प्राप्त करेगा। कहते हैं, एक रश्मिरथी की एक पंक्ति है जो मुझे हरदम याद आती है, और मैं हरदम सभी को यही कहता हूँ कि वर्षा अंधड़ आतप अखंड, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। ये पौरुषत्व के क्या हैं, साधन हैं, ये समस्याएं नहीं हैं। ये इस समस्याओं से लड़कर ही हम संघर्ष करके ही हम सफलता प्राप्त करेंगे, वही हमारी वीरता है, वही हमारा पुरुषत्व है। तो आज की क्लास यहीं तक रहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।